नमस्कार दोस्तों, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन। आप सब छुट्टियां मना रहे होंगे। मैं हमेशा की तरह ड्यूटी पर हूं। मेरे हाथ में दिल्ली से छपने वाले अखबार हैं। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, हर रोज की तरह आज भी आपको बताऊंगा। कुछ खबरें, कुछ खबरों का विश्लेषण, कुछ सुर्खियां, कुछ सुर्खियों के पीछे की बातें। तो आज के अखबारों में खबरें तो कई हैं दोस्तों। खास तौर से दो बड़ी खबरें हैं। एक मुख्यमंत्री के नाती और मुख्यमंत्री के बेटे पर करप्शन के संगीन आरोप लगे, करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले। उन सबूतों के साथ उस नाती और उस बेटे की खबर। एक मुख्यमंत्री ने इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज नंबर 2 पर संगीन आरोप लगाए। उन आरोपों की क्या सच्चाई है, उन आरोपों में क्या कहा गया है, यह बड़ी खबर है। इसके अलावा हाथरस और बाकी कुछ और खबरें हैं। लेकिन शुरुआत करूंगा दोस्तों आज एक वीडियो से। कल एक वीडियो राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उस वीडियो में एक ट्रक में जाते हुए जवानों की तस्वीर है, वीडियो है। 2 मिनट 20 सेकंड का यह वीडियो है। ट्रक में, नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक में कुछ जवान जा रहे हैं और उस ट्रक में वो जवान जो बातचीत कर रहे हैं, पहली बार मैंने ऐसी बातचीत सुनी है। जिन जवानों के कंधे पर हमारे सरहदों की हिफाजत है, हमारे मुल्क की हिफाजत है, जो शहीद होते हैं, जो गोलियां सीने पर खाते हैं, जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं, उन जवानों की तकलीफ उनकी जुबान से उस वीडियो में है। मैंने कल जब पहली बार वीडियो देखा तो थोड़ा दंग हुआ। मुझे लगा पता नहीं कहां का वीडियो है, ऐसा कैसे हो सकता है। जवान खुद कुछ बातें कर रहे हैं कि कैसे उन्हें नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक में, खटारा, एक जवान बता रहा है कि ये टीन का है, यहां से गोली लगेगी तो हम सीधे मारे जाएंगे और हमें ऐसे ट्रक में क्यों भेजा जा रहा है। और उसके बाद उसकी नाराजगी अपने बड़े अधिकारियों को लेकर है। उस ट्रक में बैठे हुए सारे जवान करीब करीब एक मत में हैं कि उन्हें ऐसे ट्रक में मौत के मुंह में क्यों भेजा जा रहा है। उनकी जान को खतरा है, फिर भी ऐसे ट्रक में जो टीन की तरह है, जहां गोलियां छेद सकती हैं, उस ट्रक में उन्हें क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि बड़े अधिकारियों के लिए बुलेट प्रूफ इंतजाम होते। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो का 2 मिनट का एक टुकड़ा आप भी देखें। इस वीडियो को कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उसके बाद इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल हैं, सफाई भी है सीआरपीएफ की तरफ से। और ये सवाल क्यों उठे? सवाल इसलिए उठे कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए, राष्ट्रपति के लिए 8,400 करोड़ का विमान 1-2 अक्टूबर को लैंड किया है भारत में। सुसज्जित विमान, तमाम सुविधाओं से लैस। उन सुविधाओं और उस विमान के भीतर की कुछ तस्वीरें वायरल भी हुई है। उस विमान पर सवाल क्यों उठे और यह वीडियो आज वायरल हुआ, तो इसका मतलब क्या है, आगे हम बात करते हैं। कुछ अखबारों में खबरें छपी है, कुछ अखबार में, 1-2 अखबार में, ज्यादातर अखबारों में यह खबर नहीं है, लेकिन यह खबर बहुत जरूरी है। पहले वीडियो देखिए आप। सबके लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े अपने लिए ही ना। इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही इंडिविजुअल प्रूफ। एक दिन विजय पाल इधर बोला, उसको भी चुप करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा। ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबरदस्ती बोलने के बाद जो है, उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ बगावत कर रहे हो। ये बात जो है बताने कमांडर का काम है, ठीक है। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेकर अपने ओसी साहब 5 आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं? ये पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो। एक बड़ा ट्रक एक अलगे, यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें? ये टीना पत्थर मारेगा, इस पार हो जाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है।
पूरा गाड़ी का भाड़ा दे रखा है। अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं? तो अरे आप व्यवस्था कराना आपका काम है, ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। तो व्यवस्था कराना, यहाँ आप ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाना आपका जिम्मेदारी है, तो आपका एडम भी कराना आपका ही जिम्मेदारी है, ना कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम गाड़ी कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी करा रही है हमको, तो हमको गाड़ी व्यवस्था देगी। आप ऐसे हम लोग की जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेल रहे हो। इस वीडियो को दोस्तों राहुल गांधी ने, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया। ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने लिखा, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ के हवाई जहाज, ये कैसा न्याय। और उसके नीचे राहुल गांधी ने एक और ट्वीट उसके पहले किया, जिसमें ये 8 अक्टूबर का ट्वीट है राहुल गांधी का, उसके पहले का, जिसमें राहुल गांधी ने ट्वीट किया था 2 दिन पहले, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, वीडियो ट्वीट कल का है और ये जो ट्वीट बता रहा हूं ये 8 अक्टूबर का है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, पीएम ने अपने लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा। इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पे तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता है। गर्म कपड़े इतने लाख, जैकेट दस्ताने इतने लाख, जूते इतने लाख, ऑक्सीजन सिलेंडर इतने लाख। अब ये मैं अभी लाख जोड़ कर नहीं बता रहा हूं, 0 से आप जोड़ लें। पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों को की नहीं। ये राहुल गांधी ने इसके साथ एक खबर ट्वीट की थी कि सियाचिन लद्दाख में भारतीय सैनिकों के लिए गर्म कपड़े उपकरण खरीद में देरी। सीएजी की रिपोर्ट पर पीएसी ने लोकसभा स्पीकर से लद्दाख जाने की मांगी अनुमति। और उसके बाद ये पीएसी अध्यक्ष का पत्र लिखा गया था, उसके हवाले से कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सियाचिन और लद्दाख में तैनात सैनिकों को ठंड के कपड़े और अन्य सामान की कमी है। ये एक खबर है नितिन गौतम की, उस 8 अक्टूबर की। इस खबर को टैग करके राहुल गांधी ने 8 को लिखा और कल वीडियो टैग किया, वीडियो ट्वीट किया। अब सवाल उठता है, ये खबर 2 अखबारों में आज मुझे दिखी, एक अमर उजाला, एक द हिंदू। क्या कह रहे हैं जवान उस ट्रक में जाते हुए, आप सुन रहे हैं। और उन जवानों की चिंता वाजिब है। हालांकि उन जवानों ने, तस्वीरों में दिख रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखे हैं, लेकिन हम जानते हैं जब गोलियां चलती है तो ऐसे ट्रक और ऐसे टीन की चदरी वाली ट्रक को छेद कर गोलियां पार करती है। एक जवान ही बोल रहा है कि जब बुलेट प्रूफ में जान सुरक्षित नहीं है तो इस टीन के ट्रक में हम कितने सुरक्षित हैं, हमारी कोई चिंता क्यों नहीं कर रहा है। उन जवानों की इस चिंता को राहुल गांधी ने शेयर किया। अखबारों में 2 जगह खबर छपी है, एक जैसे अमर उजाला में और 1-2 जगह और सिंगल कॉलम में और हिंदू में। इसमें खबर अमर उजाला ने यही छापी है, जिसमें एक खास बात यह है, जो राहुल ने कहा वो तो छापा, एक बॉक्स है अमर उजाला में कि राहुल के वीडियो की प्रामाणिकता की हो रही है जांच, सीआरपीएफ के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ ने शनिवार को कहा कि राहुल द्वारा साझा किए गए वीडियो की जांच करा रहा है। राहुल ने जो वीडियो में साझा किया था बिना बुलेट प्रूफ वाली गाड़ियों में तैनाती पर भेजा जा रहा है। सीआरपीएफ के डीआईजी मोसेस दिनाकरन ने कहा कि सीआरपीएफ के पास परिचालन योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा वाहन है। वीडियो की प्रामाणिकता जांच की जा रही है। और उसके बाद इस तरह से खबर है, और उसके बाद हिंदू ने भी इसी खबर को छापी है, और ये 2 ही अखबार में छपी। मेरे हिसाब से इस खबर की जांच और पड़ताल होनी चाहिए थी टॉप लेवल पर। और अगर हम देशभक्ति और जवानों की और सेना की चिंता करते हैं, तो हमारे रिपोर्टर जो सुशांत के मामले में रिया चक्रवर्ती के पीछे जिनकी गाड़ियां दौड़ती है, और उसके बाद ऐसे मामलों में एजेंडा चलाने के लिए 25 रिपोर्टर तैनात होते हैं, कल क्यों ऐसा नहीं हुआ कि रक्षा मंत्री के पीछे 10 रिपोर्टर भागे, रक्षा मंत्री के घर पहुंचे, राजनाथ सिंह से सवाल करने की कोशिश हुई। यह डिबेट का मुद्दा क्यों नहीं था कल, यह इशू क्यों नहीं था। यही वीडियो अगर कुछ दूसरा होता, यही वीडियो ऐसा होता कि मीडिया और सरकार के एजेंडे को सूट करने वाला होता, तो कल शाम को इस पर बहस हो रही होती। लेकिन चूंकि ये वीडियो सरकार और सरकार के इंतजामात पर सवाल खड़े करने वाले हैं, इसलिए अखबारों में भी खबर नहीं है। चैनल के लिए तो भूल ही जाइए, चाहे राहुल गांधी ट्वीट करे चाहे कोई ट्वीट करे, वो मायने नहीं रखता। ये खबर इसी में हिंदू ने छापा है। राहुल टारगेट्स मोदी अगेन ऑन वीआईपी प्लेन, ही शेयर्स ए क्लिप ऑफ जवान एट रिस्क
और उसके बाद वही राहुल के दोनों जो ट्वीट हैं उसका जिक्र किया है। अब आप सबको पता होगा कि बीते 10 दिनों से प्रधानमंत्री के लिए जो विमान आए हैं 8,400 करोड़ के विमान अत्याधुनिक सुविधाओं के तमाम साजो सामान से सुसज्जित हैं। मिसाइल की मार से बचने के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, कवच, वो भी है। कम्युनिकेशन के लिए दुनिया में जो बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए वो हैं। कहा जा रहा है कि ये विमान जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए एयरफोर्स 1 है, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है किसी हेड ऑफ स्टेट के लिए, उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री के लिए एयरफोर्स 1 की तर्ज पर एयर इंडिया 1 अब यह विमान हो गया है। पहले भारत के प्रधानमंत्री बोइंग 747 में चलते थे, अब ये बोइंग 777 आ गया है। हाई सिक्योरिटी है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद एक बार में ये विमान 6800 माइल 6,800 मील की दूरी तय कर सकता है। इसमें मीटिंग रूम है, ऑफिस है, शयन कक्ष है और सब कुछ 5 स्टार है। बख्तरबंद विमान है। बहुत सारे वेबसाइट ने इसको इसी हेडलाइन से छापा है। अंदर की कुछ तस्वीरें वायरल हैं, मैं उनकी विश्वसनीयता की गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए तस्वीरें अंदर की कम लगाऊंगा। तरह तरह की तस्वीरें छप रही, वायरल हो रही है। तो सवाल ये उठता है जो राहुल गांधी ने उठाया कि पीएम के लिए 8,500 करोड़ के विमान, और जो सेना के या अर्धसैनिक बलों के जो जवान ड्यूटी पर जा रहे हैं, जहां गोलियां उनका इंतजार करती है, जहां गोलियां उनके सीने को निशाना बनाती है, वो जवान जब जा रहे हैं तो वो जवान खुद कह रहे हैं कि खटारा ट्रक में जा रहे हैं। और उस वीडियो की विश्वसनीयता की जांच से पता चलेगा सच क्या है, गलत क्या है, सीआरपीएफ ने कहा है, लेकिन वो दिख रहा है कि वो जवान हैं, उनकी तकलीफ, उनकी बेचैनी दिख रही है। फिलहाल मेरी उम्मीद थी, और जो मैं कहता हूं क्या छपा क्या छिपा, कि ऐसे मामलों में अखबारों की भूमिका तह तक जाने की होनी चाहिए थी, और रिपोर्टर्स की तो जरूर होनी चाहिए कि अगर इस तरह का वीडियो है तो जांच कल होनी चाहिए थी। और जब ये कई घंटे थे कल के, आसान काम था, बहुत मुश्किल नहीं था। आप सेना अध्यक्ष से लेके सीआरपीएफ के डीजी से लेकर रक्षा मंत्रालय तक हर जगह इतनी घेराबंदी होती कि पता चलता कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये एजेंडे पर फिट नहीं बैठता है। एजेंडे पर जो फिट बैठता है वो चैनल पर चलता है। फिलहाल बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ दोस्तों, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। बहुत बड़ी खबर है तो दक्षिण भारत की, लेकिन मैं मानता हूं आज के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है। खबर है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा के नाती को उनकी जिन कंपनियों में वो सरकार बनने के बाद डायरेक्टर बने, उन कंपनियों में कोलकाता की फर्जी कंपनियों से कुछ महीनों के दौरान करीब 5 करोड़ ट्रांसफर किए गए। शेल कंपनी बोलते हैं फर्जी कंपनी, जिसका पता तो होता है, कागज पर पता दर्ज भी होता है, लेकिन जब जाएं तलाश करने तो वहां वो कंपनी नहीं मिलती है, या कंपनी किसी छोटे से दुकान नुमा दफ्तर बनाकर चलती है और वो कंपनी करोड़ों रुपए किसी को दे देती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। और येदुरप्पा के नाती की कंपनी में, जिस कंपनी में वो अपने नाना के मुख्यमंत्री बनने के बाद डायरेक्टर बने, उस कंपनी में पैसे ट्रांसफर हुए। येदुरप्पा के बेटे पर भी आरोप है कि उन्होंने भी करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगने की कोशिश की या मांगा, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिलाने के नाम पर या उसको वर्क ऑर्डर दिलाने के नाम पर। और जब यह खबर कर्नाटक के एक लोकल चैनल पर चली तो पता चला उस चैनल पर ही पुलिस की रेड पड़ी। वो चैनल कई दिनों तक बंद रहा। तो ये क्या खबर है दोस्तों, बहुत अहम है, सुनिए जरा। इससे आपको मॉडस ऑपरेंडी और कैसे काम होता है, कैसे घोटालेबाज काम करते हैं, यह आपको पता चलेगा। और ऐसी खबरें हाल के सालों में दसों बार हमने देखी और समझी है, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे जिसकी सरकार हो। बड़े लोग इसी तरह से फुल प्रूफ इंतजाम करते हैं कि उनके पास पैसे कैसे रूट होकर पहुंचे, इसको रूट होकर पहुंचना कहते हैं। और उसके बाद मनी ट्रेल की जांच करते करते चाहे तो एजेंसी पहुंच सकती है, लेकिन अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, सिस्टम में आपके लोग होते हैं तो जल्दी पकड़े नहीं जाते। तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, पहले पन्ने पर बहुत प्रमुखता से छपी है।
यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। एक दूसरी खबर ये बड़ी है, इस पर भी अभी आता हूँ। 2 फर्म्स ऑफ BSY's grandson get ₹5 crore from 7 कोलकाता शेल कंपनीज, यही खबर है। अब ये जो 2 कंपनियां हैं जिसका जिक्र है, जो एक्सप्रेस ने छापा है कि जुलाई 2019 में हिंदी बता दे रहा हूं, जुलाई 2019 में येदियुरप्पा के कर्नाटक सीएम बनने के बाद उनके ग्रैंडसन 2 कंपनियों के डायरेक्टर बने। उन कंपनियों में मार्च 2020 से जुलाई 2020 के बीच शेल कंपनियों से 5 करोड़ रुपए भेजे गए। शेल कंपनियां कोलकाता की। पिछले महीने कर्नाटक के चैनल, यही एक्सप्रेस ने लिखा, अब एक्सप्रेस के हवाले से बता दे रहा हूं कि कर्नाटक के चैनल पावर टीवी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि यह रकम बेंगलुरु की एक कंपनी को 660 करोड़ का ठेका दिलाने, वर्क ऑर्डर दिलाने के लिए दी गई थी। क्विड प्रो को था। कंपनी का नाम RCCL है। इस कंपनी को यह काम वैसे अप्रैल 2019 जब JDS देवेगौड़ा की पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी तभी काम मिल गया था, लेकिन वर्क ऑर्डर अटका हुआ था, मतलब स्वीकृति नहीं मिली थी जब JDS गठबंधन की सरकार थी तब। लेकिन जब सरकार बदली, येदियुरप्पा जब चीफ मिनिस्टर बने तो कंपनी को फाइनल ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए ये लेन देन हो रहा था, ऐसा कहा जा रहा है। एक्सप्रेस को येदियुरप्पा के नाती साहब ने बताया है कि ये रकम वर्किंग लोन की तरह उन्हें मिला है और सारे कागजात, वर्किंग लोन। ये नाती पोतों और नेताओं को वर्किंग लोन मिल जाता है 5 करोड़। जब भी ये फंसते हैं तो कहते हैं लोन लिया, लेकिन आप सोचिए वर्किंग लोन जहां से मिला, जिस कंपनी ने 5 करोड़, 7 कंपनियां हैं, सबने मिल बांट के दिया है, क्योंकि ये एक डर भी होता है कि जब आप ट्रैक करें, मनी ट्रेल के साथ पकड़ें तो ये पता नहीं चले कि तुम्हारी औकात है तो तुम इतनी है नहीं तो दिया कैसे। इसलिए सब छोटी छोटी कंपनियां बनती हैं, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 1.5 करोड़ देता है, ऐसे खेल होता है। इसमें भी यही हुआ। तो एक्सप्रेस ने, बहुत दिलचस्प है, एक्सप्रेस ने 2 तस्वीरें छापी है पहले पन्ने पर। यह तस्वीर मैं यहां भी लगा रहा हूं, इस तस्वीर यहां लगा रहा हूं। इस तस्वीर में एक्सप्रेस के रिपोर्टर, एक्सप्रेस की जो रिपोर्टर है वो उस लोकेशन पर जहां कोलकाता के बीबी गांगुली स्ट्रीट में 301E और 227 2 एड्रेस हैं, उन दोनों एड्रेस पर रिपोर्टर ने पहुंचकर देखा कि यह झोपड़ी नुमा छोटा सा दफ्तर था जहां से पैसे ट्रांसफर किए गए येदियुरप्पा के नाती की कंपनी में। एक्सप्रेस रिपोर्टर ने वहां पाया, बहुत दिलचस्प है, और यही इसलिए मैं इस रिपोर्ट और रिपोर्टर की तारीफ करूंगा, यही होती है पत्रकारिता। एक्सप्रेस रिपोर्टर ने उन कंपनियों के दफ्तरों की तलाश करके यह साबित करने की कोशिश की है कि ये कंपनी जहां से ऑपरेट हो रही थी, दरअसल वहां कंपनी अब है नहीं। और इसमें दिलचस्प बात यह है, और इन कंपनियों ने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं, उन वहाँ जो कागज है उस कागज में इन कंपनियों का पता दिया हुआ था, क्योंकि जो येदियुरप्पा के नाती की कंपनी है उस कंपनी ने भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में मनी ट्रांजैक्शन का डिटेल भर के जानकारी दी है। उन जानकारियों को ही ट्रैक किया है एक्सप्रेस ने, उन पतों को ट्रैक किया तो पता चला कि 7 में से 3 कंपनी गांगुली स्ट्रीट के रूम नंबर 4 से ऑपरेट कर रही थी, बाकी 4 भी गांगुली स्ट्रीट के दूसरे पते से ऑपरेट कर रही थी। एक ही पते से 4 कंपनी, दूसरे पते से 3 कंपनी। ये फर्जीवाड़ा को समझिए। और गलियों की खाक छानने पर इन पतों पर जब रिपोर्टर ने तलाश की तो पता चला कि लोगों ने बताया कुछ साल पहले तक एक दुकान से कोई कंपनी चल रही थी, लेकिन काफ़ी समय से वो दुकान बंद है। समझिए, दुकान बंद है, माल आ रहा है, खेल समझ लीजिए। और दूसरी जगह भी रिपोर्टर ने जब पड़ताल की तो पता चला कि किसी पड़ोसी ने कहा कि मैं यहाँ कई सालों से रहता हूँ, इन कंपनियों का तो नाम ही नहीं सुना। तो दोनों पते पर, एक पर 4, एक पर 3, एक जगह दुकान बंद है, एक जगह पड़ोसी कहता है पता ही नहीं है। पावर टीवी ने कुछ खुलासे किए थे, जो कर्नाटका का चैनल है, और उसमें स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उसने कुछ साबित करने की कोशिश की, जिसमें यह भी बताया कि येदियुरप्पा के बेटे पर भी आरोप है कि सरकार की मशीनरी सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत से 17 करोड़ की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस तरह के कुछ खुलासे स्टिंग के जरिए और किए थे, कुछ दावे भी किए थे। और उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने छापे मारे और पावर टीवी के मालिकों और उन सब की घेराबंदी हुई, शिकंजा कसा गया और 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चैनल ही बंद रहा।
तो ये खबर है, इससे अंदाजा लगाइए। और कर्नाटक में पैसों का खेल, घोटाले घपले होते रहे। येदियुरप्पा सरकार पर पहले भी आरोप लगे। एक समय में माइनिंग माफिया थे रेड्डी ब्रदर्स, उनकी कहानियां पता नहीं आपने सुनी होगी कि वो तिरुपति मंदिर में 55 करोड़ का सोना चढ़ा दिया था। हालांकि सुषमा स्वराज के काफी करीबी थे दोनों रेड्डी ब्रदर्स, मंत्री भी रहे, सरकार में रहे। लेकिन जब घोटाले घपले आए, मीडिया की भूमिका हुई, तो वो सिस्टम से बेदखल हुए, लेकिन उनकी हैसियत कर्नाटक में मौजूद है। और येदियुरप्पा सरकार पर आरोप लगने की वजह से न सिर्फ उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, बीजेपी से बाहर गए, बेदखल हुए सत्ता से, पार्टी से, सब कुछ, फिर आए और अब पूरी धमक के साथ मुख्यमंत्री हैं। और नाती के बारे में कारनामे की जानकारी आ रही है। नाती जी कह रहे हैं कि ये लोन है, लोन जिस कंपनी ने दिया, उन कंपनियों के बारे में एक्सप्रेस ने छापा है। उनकी औकात नहीं है, जो कंपनी दुकान में चल रही हो और वो दुकान बंद हो, वो कंपनी कोलकाता से कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खाते में या उनकी कंपनी के खाते में 5 करोड़ भेज रही है वो कंपनी। तो चलिए, लेकिन इस पर शायद कोई बवाल ना हो, इस पर शायद कोई बहस ना हो, इस पर शायद कोई सवाल ना हो, जो सबसे बड़ा सवाल है। तो ये खबर है दोस्तों। इसके अलावा एक एक्सप्रेस ने ही पहले पन्ने पर यह खबर छापी है। ये बहुत बड़ी खबर है, कुछ और अखबारों में है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में भी, अंग्रेजी अखबारों में प्रमुखता से छपी है, हिंदी में मुझे अभी नहीं दिखी कहीं। ये खबर क्या है? पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज मतलब जो आने वाले समय में अब भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, नंबर 2, सीनियरिटी में नंबर 2, उन पर संगीन आरोप लगाए। आरोप क्या है और किसका है? आरोप लगाए हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने। और आरोप किस पर लगाए हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज नंबर 2 एनवी रमन्ना पर। और आरोप क्या है ये आप सुनिए। और ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए मैं इसमें अपने शब्द, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, मैं उतना ही कहूंगा जितना अखबार में छपा है। तो इस खबर में क्या है? खबर यह है कि जगन मोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 6 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज एनवी रमन्ना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे टीडीपी के लीडर चंद्रबाबू नायडू के बीच अच्छे अंतरंग संबंध हैं। उन संबंधों का फायदा उठाकर एनवी रमन्ना चंद्रबाबू नायडू को न सिर्फ फायदा पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी सरकार को गिराने, डिस्टेबलाइज करने की साजिश रची जा रही है। यह ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक मुख्यमंत्री ने उनके ही एक सहयोगी के बारे में, जो उनके बाद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके बारे में चिट्ठी लिखी है। उन्हीं चिट्ठियों का जिक्र हिंदुस्तान टाइम्स और एक्सप्रेस ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। इसमें एक कहानी और है जो पहले आई थी, लेकिन उस पर थोड़ा बताने से पहले जगन रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं जस्टिस रमन्ना, और जस्टिस रमन्ना की बेटियों के खिलाफ ज़मीन खरीद फरोख्त के मामले चल रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच हो रही है। हाँ, यही मैं कह रहा था, ये खबर पहले आई है, उनकी 2 बेटियों के खिलाफ कुछ मामले हैं, जांच चल रही है। उस जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, ये जगन ने चिट्ठी में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को। और हिंदुस्तान टाइम्स क्या छाप रहा है? जगन ने अपनी चिट्ठी में आंध्रा हाईकोर्ट और स्टेट जुडिशरी, दोनों अखबारों में स्टेट जुडिशरी के कामकाज को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते हाईकोर्ट की सिटिंग, हाईकोर्ट की बेंच और हाईकोर्ट और जुडिशरी की सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लिखा है। और उसके बाद कहा है कि यही वजह है कि हाईकोर्ट पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर आंध्रा हाईकोर्ट सरकार के खिलाफ, जगन की सरकार के खिलाफ रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। और ये सब चीफ जस्टिस रमन्ना के प्रभाव और चंद्रबाबू नायडू से उनकी निकटता की वजह से हो रही है। रमन्ना हाईकोर्ट की सिटिंग में भी दखलंदाजी कर रहे हैं। ये विस्तार से एक्सप्रेस ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने और हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। मैं फिर कहूँगा, मैंने ये पहले आज तक कभी नहीं सुना था। सुप्रीम कोर्ट के जज रमन्ना की बेटियों पर आरोप था, अब ये डायरेक्ट उन पर आरोप लगाते हुए सीजेआई को चिट्ठी। तो ये खबर है, हिंदी अखबार में नहीं है। अब एक खबर
है चीन को लेकर। करीब 5 महीने पहले पहली बार देश ने जाना था, जब गलवान वैली में हिंसक संघर्ष में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तब हमने पहली बार जाना था कि चीन ने, जाना तो पहले भी था, माना पहली बार था कि चीन ने न सिर्फ घुसपैठ की, बल्कि ऐसी तनातनी की स्थिति हुई कि खूनी संघर्ष में हमारे 20 जवान मारे गए। 5 महीने हो गए, बहुत तरह की खबरें आ रही है, लेकिन अभी भी नहीं पता कि दरअसल वहां हो क्या रहा है। चीन पीछे हटेगा या नहीं हटेगा। दर्जनों मुलाकातें, बातें विदेश मंत्री के लेवल पर, एनएसए के लेवल पर, रक्षा मंत्री के लेवल पर और कमांडर लेवल पर तो कई बार बातचीत। आज उसी से जुड़ी एक खबर आई है, और यह खबर अमेरिका के हवाले से आई है। अखबारों में है, भास्कर में भी, और कई अखबारों की प्रमुख खबरें हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहली लीड बनाई है, और ये खबर, इससे आप अंदाजा लगाइए कि दरअसल चीन के इरादे क्या हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड है। चाइना है 60K ट्रूप्स ऑन LAC, टॉक्स वोंट वर्क वांट्स US। ये पहली खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। ये पहली लीड ये बता रही है अमेरिका के हवाले से कि चीन के 60,000 सैनिक LAC के पास हैं, और अब बातचीत से चीन नहीं मानने वाला है। यही अमेरिका ने कहा है, और बातचीत से नहीं मानने वाला है। ये चीन के संकेत और संदेश दर्जनों बार भारत को मिल रहे हैं। सवाल उठता है, अगर नहीं मानने वाला है तो रास्ता क्या है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है वही भास्कर में अंदर में है। भारत की उत्तरी सीमा पर चीन के 60,000 सैनिक, अमेरिका, और यही कुछ और अखबारों में अंदर बाहर लीड हर तरह से खबर छपी है। नवभारत टाइम्स ने भी बहुत प्रमुखता से छापी है खबर। मैं बताता हूँ ये खबर क्या है और इन खबरों से जुड़ा हुआ सवाल क्या है। हालांकि सवालों का जवाब अखबार नहीं देता है, क्योंकि 5 महीने हो गए। सवाल सरकार से रोज अब पूछना चाहिए कि होगा क्या, सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, चीन पीछे कब लौटेगा। लेकिन वो सवाल दम तोड़ते हैं। 3 महीने सुशांत ने, फिर हाथरस में कुछ और होगा, ये सवाल कहीं होता नहीं। नवभारत टाइम्स ने छापा है LAC को लेकर बोला अमेरिका, चीन बातों से नहीं बदलने वाला। अब यही खबर है। तो कैसे बदलेगा चीन, रास्ता और उपाय क्या है। भास्कर ने छापा है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है कि भारत की सीमा पर चीन का रवैया आक्रामक है। अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि चीन बातचीत या समझौते से अपना रवैया नहीं बदल सकता, वो नहीं सुधर सकता। अब इस मामले पर नज़र बचाने या विनम्र होने से कोई लाभ नहीं होगा। हम लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। चीन LAC पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, और चीन की विस्तारवादी आक्रामकता अब साफ है। और इसी तरह की बात माइक पॉम्पियो ने भी कहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 चीनी सैनिक तैनात हैं। और उसके बाद अभी ये हुआ था कि जो क्वाड देश हैं, 4 देश, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनकी मीटिंग के बाद माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीन से इन देशों को खतरा है। अब तक हम नज़रअंदाज करते रहे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ अब एकजुट होना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसी खतरे की तरफ अमेरिका ने आगाह किया है कि चीन बातचीत से नहीं मानेगा। अगर बातचीत से नहीं मानेगा तो फिर अब भारत के पास उपाय और विकल्प क्या है। भारत के प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में 15 मई को गलवान में घटना हुई थी, हिंसक झड़प, 19 तारीख को कह दिया था ना कोई घुसा है, ना कोई घुसाया है, ना किसी ने कब्जा किया। उस बयान के करीब 5 महीने बाद अमेरिका ये कह रहा है। भारत की तरफ से अधिकृत तौर पर कोई जानकारी मीडिया में है नहीं, मीडिया ऐसे सवाल उठाता भी नहीं है। बात हो गई दफन, ख़त्म। चीन वहाँ डटा हुआ है उन इलाकों में भी जो हमारी दावेदारी का इलाका है। नवभारत टाइम्स ने भी वही लिखा है, माइक पॉम्पियो के हवाले से लिखा है कि पश्चिम ने दशकों तक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ऊपर हावी होने दिया, घुटने टेक दिए, चीन को हमारी बौद्धिक संपदा को चुराने दिया। अब हमारे पास कोई उपाय क्या है। चीन के खिलाफ इस लड़ाई में निश्चित ही एक सहयोगी और साझेदार के रूप में अमेरिका की ज़रूरत है। अमेरिका अपनी अहमियत भी बता रहा है, भारत को डर भी दिखा रहा है, और चीन पीछे नहीं हटेगा ये भी बता रहा है। ये बड़ी खबर है। अब एक खबर है दोस्तों, लोन मॉरेटोरियम को लेकर। लोन मॉरेटोरियम को लेकर मैंने पहले भी कई बार बताया कि सरकार का रवैया, रिजर्व बैंक का रवैया, लोन मॉरेटोरियम में जो कर्जदार हैं, जिनको पहले राहत तो दी गई कोरोना में, पहले 3 महीने, बाद में फिर 3 महीने, लेकिन उस दौरान जो लोन लिया था, उस लोन पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज, उसमें छूट या कुछ रिलीफ
या मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं थी। सुप्रीम कोर्ट का रवैया जरूर कई बार कर्जदारों के पक्ष में बहुत साफ साफ लगा, सरकार को फटकार भी पड़ी कि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं, आप सारे फैसले लेते हैं, तो रिजर्व बैंक की आड़ में आप बच नहीं सकते, आपको बताना होगा कि इनकी मुश्किलों का समाधान क्या है। लेकिन सरकार की तरफ से हर बार रिजर्व बैंक की आड़ ली गई और बचाव किया गया, बैंकों के हितों की बात की गई। कभी भी आम लोग, चाहे एमएसएमई सेक्टर के लोग हों, चाहे छोटे कारोबारी हों, चाहे आम जनता हो जिन्होंने तरह तरह के लोन ले रखे हैं, कभी भी उनके हितों की चिंता सरकार के जवाब में नहीं दिखी। बैंक की तो भूल जाइए। तो यही आज के अखबारों में है कि सरकार ने साफ कह दिया है, अमर उजाला में पहले पन्ने पर है, सरकार ने साफ कह दिया है, बैंक ने तो कह ही दिया कि इसका कोई उपाय नहीं है। पहले पन्ने पर अमर उजाला ने छापा है, लोन मॉरेटोरियम में और रियायत मुमकिन नहीं, केंद्र हलफनामे में कहा अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। पहले पन्ने पर यहाँ नवभारत टाइम्स में खबर है, और भी कई अखबारों में मेरे ख्याल से नवभारत टाइम्स में भी पहले पन्ने पर है, एक्सप्रेस ने भी इसको लीड छापा है, एक्सप्रेस ने भी लीड छापा है। आरबीआई तो खैर पहले से इसका विरोध कर रहा था, यहाँ एक्सप्रेस की खबर वही है, आरबीआई अपोजेज लोन मॉरेटोरियम एक्सटेंशन विल हिट क्रेडिट डिसिप्लिन, ये एक्सप्रेस की लीड है और यही नवभारत टाइम्स ने छापा। अब सवाल उठता है कि ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था को दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी आम जनता के प्रति नहीं है कि अगर लोग परेशान हैं, नौकरियां गई, 2 करोड़ नौकरी वाले लोग बेरोजगार हुए, लाखों करोड़ों लोग ऐसे बेरोजगार हैं, एमएसएमई सेक्टर का बुरा हाल है, रोजगार अभी ट्रैक पर आया नहीं, अगर उसमें ब्याज में कुछ छूट की ही बात हो रही थी तो सरकार की जिद। अब यहाँ यही नवभारत टाइम्स ने छापा है, सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने कहा ब्याज पर ब्याज में छूट देना मुमकिन नहीं, 6 महीने से ज़्यादा राहत नहीं, ऐसा किया गया तो बैंकिंग सेक्टर और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर अब क्लोज मानिए, सरकार ने दरवाजे अपनी तरफ से बंद किए। पहले सरकार ने आरबीआई की आड़ ली थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि उस आड़ से निकलिए, अपनी बात कहिए, तब सरकार ने अपनी बात अब कह दी। तो ये चैप्टर क्लोज है। तो ये खबर है। उसके बाद टीआरपी रेस को लेकर दोस्तों, जो आप जानते होंगे कि 2 दिन पहले बहुत बवाल मचा जब मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक टीवी और 2 छोटे चैनल पर आरोप लगाए कि इन लोगों ने टीआरपी चोरी करने के लिए, टीआरपी खरीदने के लिए, टीआरपी को प्रभावित करने के लिए पैसे दिए, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, उनके घरों में टेलीविज़न चैनल, स्पेसिफिक टेलीविज़न चैनल चलता रहे, उसके बदले उन्हें पैसे दिए गए। ये संगीन आरोप लगाए। बाद में पता चला कि एफआईआर में इंडिया टुडे का शुरुआती एफआईआर में नाम था, लेकिन पुलिस का कहना था कि जांच में पता चला जो पकड़े गए लोग उन्होंने नाम लिया रिपब्लिक का। तो एक तरह से यहाँ पुलिस पर भी सवाल है कि अगर शुरुआत में इंडिया टुडे का नाम था तो पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कमिश्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टुडे गायब क्यों था? नाम फिर उनको बताना चाहिए था, पूरी स्थिति बतानी चाहिए, जो अगले दिन या देर रात को खबर आई। खैर, इसमें अब रिपब्लिक टीवी और टीआरपी के हमाम में सब नंगे हैं। 10 साल 15 साल अगर देखेंगे तो कई चैनलों पर ऐसे आरोप समय समय पर लगते रहे, इस तरह से खेल करने का, इस तरह से मैनेज करने का, पैसे खर्च करके टीआरपी को किसी ढंग से अपने पक्ष में करने का। इस केस में, रिपब्लिक के केस में, उनको सम्मन गया था रिपब्लिक के सीएफओ को, उन्होंने हाजिर होने से ये कहकर मना कर दिया कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके हिसाब से हम आपके इन्वेस्टिगेशन को तब तक ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सम्मन को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। अब उसके बाद क्या किया, मुंबई पुलिस ने 3 और अधिकारियों को नया सम्मन भेजा, बल्कि 4 और अधिकारियों को शनिवार को सम्मन भेज दिया। उन्हें आज ही हाजिर होने के लिए कहा गया था। अब उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो हाजिर होते हैं कि नहीं होते हैं, उन सबसे पूछताछ होगी, जिसमें सीईओ विकास खनचंदानी, हर्ष भंडारी, प्रिया मुखर्जी और डिस्ट्रीब्यूशन के हेड घनश्याम सिंह हैं। अब देखना है क्या होता है। और उसमें इस बीच एक नई जानकारी पुलिस के हवाले से आई है कि किसी अकाउंट में जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल थे, हंसा एजेंसी के कर्मचारी जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके अकाउंट में 11 महीने में 5 से 6 बार 20-20 लाख ट्रांसफ़र हुए, जो करीब करीब 1 करोड़ है। इसकी जांच हो रही है, देखना है कि ये मामला कहां तक जाता है। और इस बीच इंडिया टुडे और रिपब्लिक में तनातनी आप चैनल पर लगातार देख रहे होंगे। तो ये खबर है। लेकिन हाँ, टीआरपी का गोरख धंधा होता है
अगर उस गोरख धंधे का मुंबई पुलिस वाकई खुलासा करना चाहती है तो किसी एक चैनल, 2 चैनल तक नहीं, फिर उस खुलासे की जद में सारे चैनल अगर आते हैं, पता चलता है कि और कहां खुलासा हो रहा है और कहां गड़बड़ चैनल कर रहे थे, कौन से चैनल कर रहे थे, बात वहां तक पूरी होनी चाहिए। नहीं तो यह सवाल होगा कि पुलिस कमिश्नर का पूर्वाग्रह तो नहीं, रिपब्लिक वर्सेस मुंबई पुलिस तो नहीं, ये सवाल है। उसके बाद यौन अपराध को लेकर जो अखबारों की, बहुत सारे अखबारों की, कई अखबारों की लीड है, वो है केंद्र सरकार ने कहा है रेप केस में 60 दिन में पूरी हो जांच। मैं मानता हूं कि ये एक गाइडलाइंस जो केंद्र की तरफ से है, जो कई अखबारों की पहली हेडलाइन है, यही अमर उजाला की हेडलाइन है, यौन अपराधों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो होगी सजा, 2 माह में जांच पूरी करनी होगी, यही अमर उजाला की हेडलाइन है और बहुत सारे अखबारों की, हिंदी अखबारों की हेडलाइन है। ये मेरे हिसाब से मैं मानता हूं। और इसमें एक और अहम बात कही है कि पीड़िता के मृत्यु पूर्व बयान को माना जाए, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने हो या नहीं। मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान होता है 164 में दर्ज होता है, और ये माना जाता है कि पुलिस के सामने बयान की मान्यता नहीं होती है अगर मजिस्ट्रेट के सामने बयान ना हो 164 में। लेकिन इस गाइडलाइन में यह भी कहा है कि अगर अंतिम बयान, आखिरी बयान, डाइंग डिक्लेरेशन अगर पुलिस के सामने है तो वो भी माना जाए। और इसमें यौन अपराधों जैसे संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से चिंतित होकर एमएचए ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी को एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक कोई पुलिसकर्मी एफआईआर करने में नाकाम रहता है, देर करता है तो उसे सजा दी जाएगी। और दुष्कर्म के मामलों में पुलिस हर हाल में 2 महीने में जांच पूरी करे। ये अगर गाइडलाइंस के हिसाब से देखें, एडवाइजरी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत अच्छा, इसकी तारीफ ही की जानी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है सरकारें, लोकल पुलिस इस पर अमल करेगी क्या? क्योंकि पुलिस जिस तरह से लापरवाही करती है, जिस तरह से पुलिस ऐसे मामलों में ढिलाई करती है, कभी आरोपी से मिल जाती है, कभी पीड़ित पक्ष के साथ नहीं होती है, कभी दबाने की कोशिश करती है, कभी टरकाने की कोशिश करती है, कभी एफआईआर दर्ज करने से बचती है। हमने कई केसेस देखे, उन्नाव के केस देखे हमने, जिसमें कुलदीप सेंगर में क्या हुआ था, 3 बड़े अधिकारी, आईपीएस और आईएएस, 2 आईपीएस 1 आईएएस, इन 3 अधिकारियों के खिलाफ ही आरोप है। सीबीआई ने आरोप लगाए हैं। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि उन्नाव में एसपी रही 2 महिलाएं, और दिलचस्प है 3 महिलाएं हैं, 2 महिला एसपी अपने कार्यकाल के दौरान, 1 महिला आईएएस डीएम अपने कार्यकाल के दौरान। इन लोगों ने पीड़िता की जो शिकायत थी, पीड़िता की जो परेशानी थी, उसको एड्रेस नहीं किया और उसकी वजह से ये हुआ कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इनका जिक्र किया है, लेकिन यूपी सरकार ने इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की है, बल्कि उन्हें प्रोन्नत किया है। तो ऐसे मामले हम पुलिस और सरकार के कई बार देखते हैं। तो अच्छी बात है कि केंद्र की तरफ से ये गाइडलाइन, एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि संज्ञेय अपराधों में 0 एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद जहां जो उसका इलाका है, जुडिस्डिक्शन हो, वहाँ ट्रांसफ़र हो, और खामी मिली तो जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो मोटे तौर पर यह हर अखबार में 3 पेज की एडवाइजरी का जिक्र है, जिसमें सीआरपीसी के तहत गंभीर अपराधों में हर हाल में मामला दर्ज हो। तो ये सवाल उठता है एडवाइजरी, और सवाल उठता है ज़मीन पर उसको लागू करने की कोशिश, चाहे कोई भी सरकार हो। वही फ़र्क और वही गैप ऐसी एडवाइजरी को कई बार कूड़ेदान में डालता है। लेकिन फिलहाल हम इस एडवाइजरी का स्वागत करते हैं। तो ये खबर है हाथरस को लेकर कल से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चला। नक्सली भाभी के नाम से अमर उजाला में छपा है कि एक लेडी जो कथित तौर पर वहाँ भाभी या बहन बता रही थी, वो दरअसल जबलपुर की एक प्रोफेसर थी, भीम आर्मी की सदस्य थी, वहाँ घर में रह रही थी, वो बयान दे रही थी, पुलिस को भी बयान दिया, मीडिया को भी बयान दिया। ऐसी खबरें अखबारों में छपी। अब उसकी जांच हो रही है कि उसके दावे में कितनी सच्चाई है, पुलिस के दावे में कितनी सच्चाई है, वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है। लेकिन ये खबर 1-2 अखबारों में छपी है। ख़त्म करने से पहले एक मेरे हिसाब से बहुत भावनात्मक खबर है। कोई शख्स जो लगातार एम्बुलेंस में कोरोना मरीजों को बिठाकर, कोरोना मरीजों को ढोते हुए, कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराकर अस्पताल पहुंचा रहा था, अस्पताल से घर पहुंचा रहा था, उस एम्बुलेंस का ड्राइवर इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छापी है। पहले पन्ने पर छापी है। एम्बुलेंस ड्राइवर
who ferried 200 bodies of COVID patient since March dies of virus, जिसने 200 बॉडीज 200 कोरोना मरीजों की लाशें शव ढोया अपने एम्बुलेंस पर मार्च से ही, मतलब करीब करीब 6 महीने से उसकी मौत हो गई है। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इनका नाम घर से रोज आते थे, 25 किलोमीटर दूर इनका घर था, सीलमपुर इलाके में रहते थे लगातार, बल्कि घर से रोज नहीं आते थे ये चूँकि लगातार ये मरीजों को या बॉडीज़ ढो रहे थे, इसलिए पार्किंग लॉट में सोए, माफ़ करें, हाँ पार्किंग लॉट में सोए, क्योंकि घर जाना मुश्किल था। परिवार से मोबाइल के ज़रिए ये संपर्क में रहते थे। और उसके बाद शनिवार को 48 साल के ड्राइवर हिंदूराव हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई। तो बहुत दुखद खबर है, ये पहले पन्ने पर है। फ़िलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। वीडियो शायद लंबा भी हुआ। आप में से जिन दोस्तों ने मेरे फेसबुक को लाइक नहीं किया, फेसबुक पेज पर जाएं। जिन्होंने जो फेसबुक पेज पर जो वीडियो सुनते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।